चलिए कोई बता सकता है फर्स्ट लॉ का क्या डेफिनेशन था? फर्स्ट लॉ क्या कहता था? किसी को याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्या द बोलता है? थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is different. Energy neither be created nor be destroyed. सही है। ये तो पहला डेफिनेशन था जिसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, और एक था क्लोज साइकिल के लिए, वो बता सकते हैं क्या था? यस सर। बताइए। सर हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू वर्क डन सर। हाँ, क्या था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ लिक्विड इक्वल टू साइक्लिक साइकिल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू। ये कब था? जब क्लोज साइकिल हो। क्लोज पाथ में या साइकिल में होता है। जी सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि हीट इन वर्क इंटरेक्शन तो हम लोग निकाले थे कि नहीं? सब प्रोसेस का आइसोकोरिक करके निकाले थे कि नहीं? आइसोबैरिक निकाले थे कि नहीं निकाले थे? बताइए। तो इंटीग्रेशन करते थे पीडीवी। ठीक है, फिर पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे? पिछला क्लास में हम लोग निकाले थे कि हीट का वैल्यू क्या होगा। वर्क तो हम लोग को मिल गया, वर्क तो हम लोग को सब मिल गया था। ठीक है, फिर पिछला क्लास में निकाले थे हीट कैसे निकले थे। तो हीट के लिए हम लोग क्या किए थे? हीट के लिए हम लोग क्या किए थे? एक फॉर्मूला था मेरे पास, ये फॉर्मूला याद है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डी वी। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? यस सर। पीडीवी को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग वर्क तो निकाल चुके थे ये सबसे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे पिछले बार। क्या होता है जब आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाता है, और डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाता है, और डी यू क्या हो जाता है? ये एम सी वी डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, इससे क्या था? डी यू का वैल्यू निकाल दिए थे। अब निकालना था क्यू का वैल्यू, तो फिर क्या करते थे? डी क्यू का वैल्यू पुट करते थे, पीडीवी को निकालते थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप देखिए हुआ क्या था। देखिए ये चार्ट है, ये चार्ट दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये कोई बता सकता है? ये हम लोग डिस्कस किए थे कि नहीं? ऐसे ग्राफ बनाए थे ऐसे करके, टीवी का ग्राफ था। यहाँ पे एन का वैल्यू निकालते थे। क्या क्या होता? कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता था? एन का वैल्यू 0 होता था, और कांस्टेंट वॉल्यूम में इनफाइनाइट होता था। आइसोथर्मल में 1 होता था। एडियाबेटिक में एन का वैल्यू गामा होता था, जिसको एयर के लिए 1.4 बोलते थे। ठीक है, देखिए तो वो उसी का वैल्यू सब लिखा हुआ है कि नहीं आपको? ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? ये बताइए फर्स्ट वाला कॉलम। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये क्या था? ये हम लोग निकाले थे कि नहीं निकालते? याद है किसी को? इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं कि नहीं? वर्क डन। निकाले थे कि नहीं? सबका डब्ल्यू का फॉर्मूला पुट कर करके ऐसे करके पीडीवी कर करके निकाले थे कि नहीं? निकाले थे कि नहीं? पीडीवी पुट करते थे और निकालते थे। यस सर। तो आइसोकोरिक में 0 आता था कि नहीं? क्योंकि डीवी क्या हो जाता था? 0। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? देखिए तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि नहीं निकाले? हम निकाले थे कि नहीं निकाले थे? ये हम होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए, बनाए भी थे आप लोग को। ठीक है, अब क्या था? देखिए तीसरा हम लोग निकाले थे हीट एडेड। ठीक है, क्यू। ये देखिए ये किसका फॉर्मूला? ये जो चार्ट बता रहा है ये हीट का फॉर्मूला है, मतलब हीट का वैल्यू कितना होगा। तो हीट का फॉर्मूला कैसे निकलता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू सबका निकाल दिए थे, और डी क्यू के बारे में डिस्कस किए थे कि सब प्रोसेस में क्या क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? देखिए इधर फॉर्मूला आता है, और ये देखिए आप लोग को कहाँ मिलेगा? दिखा दे रहे आप देखते
दूसरा वाला तीसरा क्लास में ये थे इंथैल्पी पढ़े थे H इक्वल टू U प्लस PV होता है। और देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट निकालना था। देखिए ये टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर हीट फॉर डिफरेंट प्रोसेस पैरा आइसो कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको आइसोकोरिक बोलते हैं। फॉर्मूला क्या निकालेंगे, dQ इक्वल टू du प्लस PdV। और क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में PdV 0 हो जाएगा, तो dQ क्या हो गया, dQ इक्वल टू du हो गया। ठीक है, और dQ का वैल्यू क्या आता है, mCV डेल्टा T। यदि कांस्टेंट रहेगा, यदि कांस्टेंट प्रेशर रहता तो क्या लिख देते हैं, mCV डेल्टा T। ठीक है, देखिए इससे क्या निकल गया, हीट का वैल्यू निकल गया। और हीट किसके इक्वल है, dQ इक्वल टू du के इक्वल है। तो du का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला आपको इस चार्ट में दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये वाला चार्ट में दिख रहा है। देखिए आइसोकोरिक वाला, ये वाला है ना लिखा हुआ है। यस सर। देखिए ये निकल गया। फिर क्या हुआ, देखिए फिर सेकेंड था कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में निकालते थे। देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एंथैल्पी का में डिस्कस किया, उसके बाद फिर हम लोग गए थे कांस्टेंट प्रेशर dQ इक्वल टू PdV। ठीक है, P कांस्टेंट था, इसको इस तरह से लिखे थे। ठीक है, और U प्लस PV को क्या बोलते हैं, dS इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या रहा आगे हम लोग डिस्कस किए इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी को क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क PV। ठीक है, तो इसको क्या लिखिए, dQ इक्वल टू क्या हो गया, dQ इक्वल टू dS हो गया। और dQ जब कांस्टेंट प्रेशर में होता है तो mCP डेल्टा T लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, CP आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तब क्या हुआ, dQ इक्वल टू dS, तो dS का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, आप देखिए dS का वैल्यू यहाँ पे CP में लिखा हुआ है कि नहीं, CP T2 माइनस T1। ये देखिए दो चीज यहाँ पे मिल गया। फिर आए हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या हुआ, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या हुआ, dQ इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का होता है क्या, डेल्टा T 0। क्या mCP डेल्टा T 0। du का फॉर्मूला क्या था, mCP डेल्टा T था, तो du 0 हो गया। तो अब जब du 0 हो गया तो ये dQ किसके इक्वल हो गया, dW के इक्वल हो गया। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हीट दे रहे हैं तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जितना हीट डिफरेंस उतना वर्क। और वर्क का हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि नहीं, तो वर्क निकाले थे तो CLN VF माइनस VI या CLN PI माइनस PI आया था कि नहीं आया था वाला फॉर्मूला। तो DQ का फॉर्मूला निकल गया। देखिए यहाँ पर आया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए वही चार्ट में वही लिखा हुआ है। और देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होता है, Q इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है कि नहीं होता है। यस सर। यहाँ पे Q का वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में देखिए यहाँ पे है अब एडियाबैटिक का तो हो गया। ठीक है, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग आते हैं। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग को याद है कौन सा लॉ फॉलो करते थे, PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर्मूला में लिखे dQ इक्वल टू du प्लस dW। और du का फॉर्मूला क्या था, mCV डेल्टा T। ठीक है, और P को क्या किया, यहाँ से निकाल लिए। ज़्यादा समझ में आया कि नहीं, ये कैसे निकला, ये देखिए यहाँ से निकला है। P को इधर ले आए, P डिवाइडेड बाई V टू द पावर n किया तो P निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। P इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, करेक्ट। इक्वल टू यस सर। P V टू द पावर n। ठीक है, इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये वाला क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। क्लियर सर। ठीक है, फिर देखिए Q को क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर ये तो निकल गया, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हम लोग का इतना चीज़ है, देख लीजिए ये वाला चीज़। ठीक है, ये यहाँ तक ये बना पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये वाला लिख पाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट क्या था, PI टू द पावर n इक्वल टू PF टू द पावर n। ये कैसे आया, ये पता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ ये क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। देखिए ये कैसे आया यहाँ पे, PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं,
यस सर। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पी आई वी आई टू दी पावर एन इक्वल टू पी एफ टू दी पावर एन। ठीक है, इसको क्या किया हम लोग, देखिए वी एफ के जगह पे क्या किया, देखिए वी एफ टू दी पावर एन, इसको देखिए, इसको क्या किया, रीअरेंज कर दिए। रीअरेंज कैसे हुआ, देखिए वी टू दी पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, देखिए कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, सी और सी इसके अंदर चला गया। अब सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। सी का वैल्यू कैसे पुट किए, देखिए ये वाला डाल के, पी एफ वी एफ टू दी पावर एन और पी आई वी आई टू दी पावर एन। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसको रीअरेंज करके ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए ये क्लियर हो गया। अब क्या, देखिए एम सी वी डेल्टा टी। ठीक है, देखिए ये वाला, इसको आप लोगों को देखिए, अब सी वी का वैल्यू क्या होगा, सी वी को लिखते आर बाई गामा माइनस वन। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे होगा, ये ऊपर है। ये वाला आप लोगों का आज होमवर्क रहेगा डिराइव करने का। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप लोग को ये 3 पेज पढ़ना है, बस इस पेज समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला प्रूफ करना, पी वी टू दी पावर गामा कांस्टेंट कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये आप लोग को कोई एकदम सिंपल है। देखिए डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। एडियाबेटिक में डी क्यू जीरो हो जाता है, तो क्या हुआ, डी यू प्लस पी डी वी जीरो हो गया। अब डी यू को क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डेल्टा टी माइनस पी डी वी हो गया। और एच हम लोग क्या पढ़े थे, यू प्लस पी वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी एच प्लस डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी सी। ठीक है, तो फिर डी एच क्या, डी एच इक्वल टू, देखिए डी यू प्लस पी डी वी क्या था, ये कैसे आया, देखिए यहाँ से डी यू प्लस पी डी वी क्या है, डी क्यू, इसके जगह पे डी क्यू प्लस वी डी सी। अब डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी एच माइनस वी डी सी। और एडियाबेटिक में क्या था, डी क्यू जीरो, इसको जीरो कर दिया, डी एच वी डी सी। अब डी एच को क्या लिखते थे हम लोग, एम सी पी डेल्टा टी इक्वल टू वी डी सी। ठीक है, अब देखिए क्या किया हम लोग, दोनों को डिवाइड कर दी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 2 करने से ये देखिए प्रूफ होगा। तो आप लोग का ये आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक तो ये वाला आप लोगों को देखना है, ये कैसे हुआ। ठीक है, और दूसरा है, कि आप लोगों को आज ये वाला चीज़ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रूव करना है, हीट ट्रांसफर क्यू का वैल्यू। क्यू का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पूरा ये आएगा आप लोगों को। आपको क्या करना है, इस नोट से एक बार देखना है और समझना है। अब फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि यदि किसी का नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक। ओके सर। यस ठीक है सर हाँ बोलिए। पीडीएफ भेज दिए सर? हाँ, पीडीएफ वाला है कि नहीं आप लोगों के पास, नहीं है सर। नहीं है। ठीक है, तो हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना, क्लास गूगल खत्म हो क्लास है, पीडीएफ गूगल क्लास। ठीक है, इसको गूगल क्लासरूम में और आप लोग का ग्रुप में भी डाल देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम जैसे दोनों जगह। ठीक है, जिसको ध्यान से लेना ले ले। देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक हीट पढ़ लिए, एनर्जी बैलेंस फ्लो इज ओपन सिस्टम। एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या होता है, हीट और वर्क का वैल्यू निकालना। अब हम लोग को पढ़ना है स्टेडी फ्लो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए स्टेडी फ्लो सिस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है स्टेडी फ्लो सिस्टम। स्टेडी का मतलब क्या होता है, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। टाइम सर वेरी मच। हाँ, टाइम इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज ना हो उसको बोलेंगे स्टेडी। और अनस्टेडी क्या बोलेंगे, जो टाइम के साथ चेंज करे। अब फ्लो सिस्टम का मतलब क्या था, फ्लो का मतलब फ्लो बोलते हैं ना हम लोग, बहना, वो चीज़ बहना। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो फ्लो कर रहा हो और वो टाइम के साथ चेंज ना कर, उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेडी फ्लो सिस्टम का एग्जांपल तो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, मास आ रहा है, कोई मान लीजिए वाटर आ रहा है और यहाँ से मास
आउट हो रहा है। तो स्टेडी फ्लो सिस्टम में क्या होगा, जो मास यहाँ से आया है उतना ही मास बाहर से आएगा, तब ना इक्वल रहेगा टाइम के साथ। क्लियर है कि नहीं ये चीज? स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हुआ, जो मास मान लीजिए 1 है इनलेट आई, और ये मास आउटलेट एम ओ, ठीक है। एम आई क्या है, मास इनलेट, जो मास सिस्टम में घुस रहा है, मास आउटलेट जो बाहर निकल रहा है सिस्टम, उसको बोले ये मास है, ठीक है। और हम लोग का सिस्टम क्या चाहिए, सिस्टम हम लोग मान लीजिए इसको बाउंड्री है, क्या होगा, स्टेडी कब होगा, ये टाइम के साथ कब वेरी नहीं करेगा, जब एम आई इक्वल टू एम ओ होगा। मतलब जितना मास एंटर करेगा उतना मास बाहर जाएगा, तब ना टाइम के साथ ये जो इसमें जो वैल्यू रहेगा मास का, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए स्टेडी में। स्टेडी का मतलब क्या है, कोई भी टाइम पे आप देखिएगा वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यदि कब वैल्यू सेम रहेगा कि मान लीजिए यहाँ से 10 kg मास आ रहा है, मान लेते 8 kg निकला है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 kg रहेगा कि नहीं सिस्टम में। मान लीजिए 10 इंट्री कर रहा है और 8 आउटपुट बाहर निकल रहा है, तो 2 अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं तो रखते निकलेगा ना। नहीं, हम बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे, यदि मान लीजिए कि 10 अंदर गया 10 kg और बाहर निकला 8 kg, तो अंदर में 2 kg बचेगा कि नहीं बचेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो ठीक है, मान लीजिए पर सेकंड के हिसाब से पूछ रहे हैं, ठीक है। पर सेकंड में 10 kg पर सेकंड वाटर, तो देखिए 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, इसके अंदर 2 kg आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड में 4 kg आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसके अंदर, आ जाएगा। यस सर। ये स्टेडी होगा। ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, 1 सेकंड में 2 kg था, 2 सेकंड में 4 kg था, ये तो अनस्टेडी हो गया। मगर वही मान लीजिए यहाँ पे 10 kg था और बाहर भी 10 kg निकला, तो यहाँ पे कुछ बचेगा कि नहीं, यहाँ तो जीरो रहेगा, नहीं बचेगा। जो जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा। तब स्टेडी होगा कि नहीं, 1 सेकंड में भी देखिएगा तो इसमें उतना ही वैल्यू रहेगा कंटेनर के अंदर, जितना कि आप कोई 30 सेकंड के अंदर देखिएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। यस इसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? चलिए आप नेक्स्ट है कि आप देखिए इसमें होता क्या है, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सर डेली लाइफ एग्जाम्पल ऐसे स्टेडी फ्लो का देखिए, स्टेडी फ्लो रियल लाइफ सिचुएशन बहुत कम होता है, मगर एनालिसिस का लिख करते कैसे देखिए। जैसे मान लीजिए टरबाइन है, ठीक है, टरबाइन में स्टीम घुस रहा है मान लीजिए 100 kg पर सेकेंड में, और यहाँ से निकल रहा है 100 kg पर सेकेंड में, ठीक है। क्या बोलेंगे कि टरबाइन कैसा फ्लो है, टरबाइन में फ्लो कैसा हो रहा है, स्टेडी हो रहा है, स्टेडी हो रहा है, 100% एफिशिएंसी दे रहा है। हाँ। तो ऐसा हो सकता है क्या, नो सर। नहीं हो सकता है। तो देखिए स्टेडी फ्लो जो है ये बस एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का अनस्टेडी। देखिए यहाँ पे आप लोग का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेडी फ्लो सिस्टम, इंजीनियरिंग डिवाइस स्टडी फ्लो सिस्टम। उसका क्या है, अनस्टेडी फ्लो दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है। यस सर। तो अनस्टेडी फ्लो भी पढ़ना है। अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है कि ये सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या है। मान लीजिए डेटम, मान लेते हैं कुछ डेटम, यहाँ से कोई मास है, यहाँ पे मास उतना ही मास बाहर निकला क्योंकि स्टेडी है। यहाँ पे मान लीजिए एम मास था, तो आउटपुट भी एम मास होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है। मान लीजिए इस पोजीशन को 1 बोलते हैं और इस पोजीशन को 2 बोलते हैं, तो इस मास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं। मान लीजिए ये Z1 है, आई यहाँ पे मान लीजिए Z2 है, पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए इसका ये क्या है, ये यहाँ पे T1 क्या है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं T1 क्या है, वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी से पानी अंदर आएगा कि नहीं आएगा, कि ऐसे खड़ा रहेगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा तभी ना अंदर आएगा। यस सर। वेलोसिटी के कारण यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं। T1 क्या वेलोसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं इस पॉइंट पे, यस सर। और इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं, 2 पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए T2 से बाहर निकला, T1 से एंट्री किया वेलोसिटी और T2 से बाहर निकला,
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम T2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। ये देखिए स्टेडी फ्लो में हमको पढ़ना क्या कि टोटल एनर्जी सिस्टम में क्या हो रहा है, एनर्जी बैलेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ है, मान लीजिए यहाँ से हम हीट इनपुट किए, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कोई वर्क आउटपुट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए तो अब क्या क्या एनर्जी हुआ, देखिए यहाँ पे हीट एनर्जी भी है, वर्क एनर्जी भी है, ये मास है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है, और एक एनर्जी है जिसको बोलेंगे इंथैल्पी H1, और यहाँ पे H, ठीक है। तो देखिए टोटल सिस्टम में कौन कौन सा एनर्जी है, देखते यहाँ हीट पे हो गया, वर्क हो गया, काइनेटिक हो गया, हीट हो गया, वर्क हो गया, काइनेटिक, पोटेंशियल और इंथैल्पी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी भी तो होता है सर बॉडी का। देखिए तो इंटरनल एनर्जी कैसे आएगा, देखिए H इज इक्वल टू यू प्लस पी पढ़े हैं कि नहीं पिछले क्लास में? पढ़े थे सर। तो ये क्या था, यू क्या है, बोलिए यू क्या था? इंटरनल एनर्जी था कि नहीं था? तो देखिए तो हम क्या किए, इंटरनल एनर्जी को नहीं लिए, हम डायरेक्ट H का वैल्यू ले लिए। तो H में इंटरनल एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया? आगे सर। ठीक है, या तो हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो इसको H को हटा के यहाँ पे U कर दे, यहाँ पे U1 U2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये फिर फ्लो वर्क लेना होगा, क्योंकि ये देखिए ये फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 V1 लेना होगा, तो फ्लो एनर्जी, यहाँ पे P2 V2 लेना होगा। तो हम क्या किए, देखिए इंथैल्पी को ले ली डायरेक्ट, इंथैल्पी में ये दोनों इंक्लूड हो गए। क्लियर है कि नहीं, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक कुछ? यस सर। देखिए तो यहाँ पे क्या क्या एनर्जी है, H1, यहाँ पे H2, और बोलते जाइए किसी को याद है तो। ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, हाइट के कारण, नहीं काइनेटिक है सर। हाँ काइनेटिक है, वेलोसिटी यहाँ पे ये H1 C1, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे Z1 Z2 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और क्या है, और एक अलग से क्या Q और W। यस। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट में जाते हैं। तो अब देखिए एनर्जी क्या क्या है, यहाँ पे लिखते हैं इनलेट एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे आउटलेट एनर्जी। क्या क्या एनर्जी है हम लोग के पास, 0.1 और पॉइंट, इनलेट एनर्जी का 0.1 है, आउटलेट का 2 है। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो देखिए पहला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, mgz1 लिख सकते हैं कि नहीं? यस यस। 0.1 है, 0.2 है, mgz2 लिख देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी 1 क्या लिखेंगे, हाफ एम C1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है 2, हाफ एम C2 स्क्वायर। अब क्या था, इंथैल्पी था, तो H लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। या H2 यहाँ पे लिख दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U1 प्लस P1 V1, यस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं U2 प्लस P2 V2। तो इसमें इंटरनल एनर्जी भी आ गया और ये फ्लो वर्क भी आ गया, ठीक है। और कोई एनर्जी क्या था, और एक क्या था, ये था एक हीट और एक था वर्क, ठीक है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि इसको लिखा कैसे गया। देखिए तो स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो मीन द प्रॉपर्टीज दैट डज नॉट वेरीज विद टाइम, ठीक है। क्या हुआ, देखिए मास फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज सेम। तो देखिए जितना मास एंटर किया था उतना मास बाहर निकला। देखिए क्या है, देखिए नोटेशन है, स्पेसिफिक इंथैल्पी H से लिखे, K को काइनेटिक एनर्जी, P को पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इंटरनल एनर्जी U और PV है, T को वेलोसिटी और डेटम। डेटम को क्या बोलते हैं, डेटम मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक ना। डेटम हाइट भी रखा हुआ है। हाँ, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये Q हीट और W वर्क और मास तो M था ही। अब देखिए 1 और 2 में क्या हुआ, 1 और 2 पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लिए। अब देखिए क्या कि दोनों एनर्जी को हम लोग ऐड किए। देखिए H के जगह पे ये लिख दिए U1 प्लस PV1, ये क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। ये H है इतना, ठीक है।
ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग क्या माने थे कि हीट अंदर जा रहा है। हीट जब एंट्री हो रहा सिस्टम में तो उसका वैल्यू क्या था, पॉजिटिव की नेगेटिव, कोई बता सकता है? जब हीट गिवन टू सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? हाँ, तो पॉजिटिव है, इसलिए देखिए यहाँ प्लस साइन है। क्लियर है कि नहीं? ये जो प्लस साइन आया, ठीक है, इतना चीज हम लोग इनपुट दिए। अब देखिए हम लोग को आउटपुट में क्या क्या मिला। ये देखिए H2 है, U2 प्लस CV2, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क। देखिए वर्क इज गिवन बाय द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वर्क यदि सिस्टम वर्क सिस्टम करता तो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? वर्क जब सिस्टम करे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, भूल गए कि याद है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? पॉजिटिव कैसे है? जब हीट सिस्टम में घुसेगा तो पॉजिटिव, और वर्क जब सिस्टम से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, दोनों एकदम उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हीट अंदर जा रहा है और वर्क बाहर निकल रहा है, तो ये W। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं? क्या बताइए? चलिए आप, ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे जल्दी लिखते हैं एक बार फिर। ये डेटम है, ये हाइट मान लीजिए Z1, ये हाइट मान लीजिए Z2, यहाँ से फ्लो हो रहा है मास का, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ये कैसे फ्लो हो रहा है? C1 वेलोसिटी से, C2 से बाहर निकल रहा है, मास सेम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंथैल्पी मान लिया H1, यहाँ पे इंथैल्पी मान लिया H2, यहाँ पे Z1 है। अब देखिए टोटल एनर्जी, अब देखिए एनर्जी बैलेंस कर लेंगे, यही करना हम लोग को। ठीक है, एनर्जी बैलेंस कैसे होगा? देखिए H1, ठीक है, फिर C1 स्क्वायर बाई 2 इनटू एम भी सर। M, देखिए M क्यों हटा दिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो H था इसको कैपिटल लिखना होगा, कैपिटल H, समझ रहे हैं? तो हम क्या किए, पर यस सर, डिवाइड कर दिया एम से। हाँ, समझ गए ना कि हर चीज हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं। यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, GZ1 हो जाएगा कि नहीं? MGH तो क्या ना पोटेंशियल एनर्जी, मगर क्या हुआ, M तो चला गया। यस क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखिए हीट अंदर जा रहा था, ये Q, और ये वर्क बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया इनलेट में, और देखिए आउटपुट में क्या होगा, H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क। ये हो गया आपका, इसी से आपका पूरा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, अब H को क्या कर सकते हैं, H को हम U1 प्लस CV1 लिख सकते हैं, प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस GZ1 लिख सकते हैं, प्लस 2 लिख सकते हैं, H2 की जगह पे U2 प्लस C2V2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? दोनों में कुछ दिया है, मान लीजिए इंटरनल एनर्जी के टर्म में दिया हो तो इंटरनल एनर्जी से निकाल लेंगे, और इंथैल्पी पे दिया हो तो इंथैल्पी में निकाल देंगे। और एक चीज़ हम पढ़े थे, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए H1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, H इज इक्वल टू CpT1। ठीक है, M नहीं लिख रहे क्योंकि M गया, और U इज इक्वल टू क्या होता है, CvT1। ठीक है, ये हो चुका है हम लोग का। अब क्या करेंगे, देखिए H का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, CpT1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू CP2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस। ये हो गया आपका टेम्परेचर के टर्म। अच्छा, कोई बता सकता है हम टेम्परेचर के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं? H तो दिया हुआ था, टेम्परेचर क्यों निकाल रहे हैं, कोई बता सकता है? ये इम्पोर्टेंट है, इन टेम्परेचर
टर्म देखिए टेम्परेचर के टर्म्स में इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, मान लीजिए टरबाइन रहता है, ठीक है, तो टरबाइन में हम लोग क्या है, हम लोग को पता है ना कि इनलेट में स्टीम का इतना टेम्परेचर है, ठीक है, हम लोग को क्या क्या पता रहता है, मान लीजिए एक टरबाइन है, टरबाइन में हम लोग क्या है जो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, बाहर में टेम्परेचर कितना है, ये ज़्यादा इजी निकालना है कि यहाँ पे इसका फ्लो वर्क इजी निकालना है। फ्लो वर्क मतलब यहाँ पे पी इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, ये सब क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैलकुलेट करने में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको टेम्परेचर, हम लोग को टेम्परेचर बहुत इजीली पता रहता है। मान लीजिए यहाँ से स्टीम जा रहा है तो इसका टेम्परेचर हमको पता है, तो हम तुरंत निकाल लेंगे, बाहर स्टीम इतना से बाहर निकल गया तो इसका टेम्परेचर, तो हम लोग क्या किए, जो इंथैल्पी है इसको टेम्परेचर के टर्म में लिख दिए, तो वो फाइनल इक्वेशन बना, वो ये बना। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाला ये क्लियर है कि नहीं बताइए, ये कैसे आया है, इक्वल टू T1 कैसे आया, यस सर क्लियर है। ठीक है। देखिए तो अब क्या है, अब ये हो गया, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए अब ये हम लोग का हो गया ये चीज़ कि हम लोग को पढ़ना था स्टेडी फ्लो सिस्टम होता है क्या, अब क्या है कि स्टेडी फ्लो इंजीनियरिंग डिवाइस, ये मतलब इस प्रिंसिपल को यूज करके कौन कौन सा डिवाइस हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मान लीजिए देखिए क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा, मान लीजिए यही सिस्टम पे बोलता है कि नहीं हीट अंदर नहीं हीट बाहर गया हुआ, ये क्यू, यहाँ पे ये क्या रहता है, ये फॉर्मूला में तो ये प्लस है, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव। और यही मान लीजिए बोलता है कि वर्क निकला नहीं, वर्क किया गया सिस्टम, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, यस सर। हीट और वर्क का जितना भी कोई भी फॉर्मूला कोई भी न्यूमेरिकल में यूज करना है तो उसका साइन के साथ यूज करना है। तो साइन कैसे देखना है, सिस्टम में यदि हीट गया है तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकला है नेगेटिव, वर्क यदि सिस्टम किया है तो पॉजिटिव और वर्क सिस्टम पे हुआ है तो नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। देखिए अब आता है डिफरेंट डिवाइस, पहला है नोजल, ठीक है, नोजल पता है क्या होता है, नोजल किसको बोलते हैं, किसी को आइडिया, पहला डिवाइस है नोजल। नोजल सर अभी आउटलेट पे जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। हाँ देखिए नोजल कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए C1 वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ C2, तो C2 जो है बहुत बहुत लार्ज, मतलब वेरी ग्रेटर देन C1, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। नोजल का मतलब वो होता है, ठीक है। तो आप देखिए जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला में क्या होता है, मान लीजिए H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस, ठीक है। चलिए ये अब देखिए एजम्पशन क्या क्या लिया हम लोग, मान लिए C1 इतना बड़ा है, C2 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो C1 को क्या मान लिए, ये 0 हो गया। जब C2 बहुत ज़्यादा बड़ा है, जब C2 बहुत ज़्यादा बड़ा है तो C2 सिग्निफिकेंस हो गया, और C1 जब बहुत छोटा है, मान लीजिए C1 बहुत ही छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई भी छोटे चीज़ कैसे यस सर। मान लीजिए 0.002 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। यस ठीक सर। है। तो क्या हुआ, तो C1 जब इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0 के इक्वल, तो C1 क्या हो गया, C1 इस इक्वेशन से हट गया, पहला चीज़ गया। अब मान लिए कि जो हाइट है, ठीक है, हाइट जो Z1 और Z2 एक ही है, क्योंकि देखिए नोजल तो इतना बड़ा होता नहीं है, नोजल का मान लीजिए डेटम से आप लीजिएगा तो क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से एंट्री किया और यहाँ से निकल गया, तो दोनों का हाइट क्या हुआ, Z1 और Z2 लगभग इक्वल हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सब एजम्पशन है, तो क्या हो जाएगा, तो GZ1 है और GZ2 क्या हो जाएगा, दोनों जब माइनस होगा तो कट गया, खत्म। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमको समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए क्या हुआ, जैसे ये हुआ नोजल है, ठीक है, यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से आउटलेट बाहर गया, मान लीजिए ये डेटम था जो हाइट ले रहे थे, तो हम लोग क्या जहाँ से एंट्री करेगा वहाँ का हाइट लिया, तो ये Z1 हो गया, यहाँ से आउटलेट का हाइट लिया,
Z2 है। तो नोजल में जब हम देखा गया कि जहाँ से एंट्री होता है वहीं से आउटलेट होता है, या फिर तो नोजल का साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, तो हाइट का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है, तो Z1 को लगभग Z2 के इक्वल मान दिया। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो क्या हुआ, जब Z1 Z2 के इक्वल हो गया तो ये दोनों, जब ये Z2 को हम इधर लाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा सर। ये क्या Z1 Z2 का वैल्यू GZ1 और GZ2 वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए देखिए और एक एजम्पशन क्या है कि जो नोजल है इसको हम इंसुलेट कर दें, ठीक है। इंसुलेट का मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? हीट ट्रांसफर क्या होगा, जब हीट ट्रांसफर क्या गया 0 हो गया, ठीक है। 0 तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। आप मानते हैं कि नोजल का क्या काम है, वेलोसिटी बढ़ाना, ये कोई वर्क नहीं करता है, तो इसमें वर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया ये 0 क्यों हुआ? नोजल का जो काम क्या होता है वेलोसिटी बढ़ाना, उसका कोई वर्क करने का काम नहीं होता, उसका बस काम है यहाँ से जो चीज़ हम डाल रहे हैं उसका वेलोसिटी बढ़ जाए, तो क्या होगा, तो कोई वर्क नहीं हुआ। चीज़ जो डाले इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, आप लोग देखते होंगे अपना पाइप जो होता है घर में, यदि पाइप मान लीजिए ये पाइप है, पाइप का यदि ये मुंह इसका बड़ा है, इसी को आप हाथ से आधा इसको ढक लेते हैं तो क्या इसका वेलोसिटी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ जाता है सर। ठीक है। तो जो नोजल होता है ये कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाता है कि इसका जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना तो इसका डायमीटर छोटा होते जाता है, तो क्या होगा जब एंड में निकलता है तो वेलोसिटी बहुत हाई निकलता है, तो C2 होता है बहुत हाई होता है। मगर कोई वर्क डन हम इसको कोई वर्क इनपुट नहीं देते कि इसमें कुछ कंप्रेसर नहीं लगा हुआ कि इससे ये मतलब कंप्रेस करे, वर्क डन 0 हो जाए, वर्क डन 0 हो गया। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो क्या हुआ, ये जो यहाँ पर वर्क था वर्क हो गया 0। क्या फॉर्मूला बचा, H1 इज इक्वल टू H2 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? अब H1 माइनस H2 इंटू 2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर। C2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट H1 माइनस H2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो देखिए आप लोग को एग्जाम में आएगा वेलोसिटी निकालने के लिए नोजल का, ठीक है, सब इनपुट दिया रहेगा, H दिया रहेगा, डेटा उटम सब दिया रहेगा आपको, बस ये फॉर्मूला पुट करना है। H का वैल्यू दिया रहेगा, और मान लीजिए H का वैल्यू नहीं दिया तो H का वैल्यू क्या था, T1, ठीक है, टेम्परेचर दिया रहेगा, बस तो H की जगह पे T1 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करके इसका वैल्यू निकाल। क्लियर है कि नहीं? ईगो हो रहा है। ये कोई माइक लगता ऑन किए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए नोजल इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, मतलब प्रेशर घटा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, ठीक है। देखिए इसमें एजम्पशन क्या क्या लिए जो अभी हम लोग बात किए, वेल इंसुलेटेड में क्या होगा, हीट ट्रांसफर 0 होगा कि नहीं होगा? वर्क इंटरेक्शन नहीं है तो W 0 होगा कि नहीं होगा? और क्या हम लोग देखें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिए, नेगलेक्टेड इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हुआ, H1 इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी, H1 इक्वल टू H1 प्लस हाफ C2 स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या किया, देखिए ये क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट जब करते हैं ना 2000 का इतना था, तो ये याद करने का जरूरत नहीं, याद आपको ये मैक्सिमम करना है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, बाकी आपको याद नहीं करना। ये कैसे निकला, ये क्लियर हुआ कि नहीं कैसे निकला था, जो और एक बार दिखाया जाए। देखिए जल्दी से दिखा दिया जाता है आपको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक नोजल है, ये इंसुलेटेड है, देखिए पूरा एजम्पशन के साथ दिखा रहा है, इंसुलेटेड है तो Q 0, कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वर्क 0। और दोनों का जो डेटम से हाइट है Z1 Z1 इज इक्वल टू Z2 है लगभग, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी C1 है, वेलोसिटी C1 और C2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस
वर्क डन। क्या क्या जीरो हो गया, टू जीरो हो गया, डब्लू जीरो हो गया, Z1 Z2 इक्वल इससे जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया क्योंकि बहुत कम था। तो फार्मूला क्या बचा है, H1 इजिकल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, देखिए H1 माइनस H2 इंटू 2 इजिकल टू C2। ये क्लियर है कि नहीं, ये दिखा कि नहीं कैसे हुआ। C2 का फार्मूला क्या है, C2 इज इक्वल टू अंडर रूट टू H1 माइनस H2। ठीक है, ये फार्मूला रहेगा नोजल का। नोजल में आपसे पूछेगा कि आउटलेट का वेलोसिटी बताइए। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिवाइस हम लोग का डिफ्यूजर। डिफ्यूजर बता सकता है क्या होता है, डिफ्यूजर वेलोसिटी का उल्टा। समझ में आ रहा है, जो वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी नोजल क्या करता कम है, कर देगा, कम कर देता था। तो डिफ्यूजर देखिए, नोजल का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था। नोजल बढ़ा देता है। ठीक है, नोजल में क्या होता था, तो C2 और C1 है, तो C2 बहुत लार्ज होता है। और डिफ्यूजर का कंस्ट्रक्शन देखिए इससे क्या चीज़ का उल्टा है। देखिए यहाँ पे एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से क्या होता है, देखिए ना पाइप में जब एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगा कि नहीं घटता है। यस सर। यहाँ पे C1 बढ़ा, तो इसमें हम लोग क्या नेगलेक्ट कर देंगे, C2 को नेगलेक्ट करेंगे कि नहीं। जब C2 कम हो जाएगा तो C2 को नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे C1 को नेगलेक्ट करते थे नोजल में, वैसे यहाँ पे C2 को नेगलेक्ट कर देंगे कि नहीं। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। आया तो सर। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा सेम, बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपको C1 का वैल्यू पूछेगा, उसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट टू H2 माइनस H। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए तो पुट करिएगा, देखिए डिफ्यूजर में सेम चीज़ है, देखिए सेम चीज़ है कि नहीं। यहाँ पे H1 माइनस H2 है, तो यहाँ पे H2 माइनस H1 होगा। आप लोगों को देखिए कुछ याद नहीं करना है, फॉर्मूला जो हम बताए स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फॉर्मूला, उसी में बस पुट करते जाना है और आपका सब चीज़ निकलते जाएगा। तो दो चीज़ होगी। अब तीसरा आता है टरबाइन। ठीक है, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन तो पता ही, इतना डिस्कस किया। टरबाइन क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है, कोई बताए टरबाइन, टरबाइन क्या काम करता है। तो मान लीजिए टरबाइन, ठीक है, टरबाइन है, मान लेते टरबाइन, यहाँ से कोई स्ट्रीम इंटर किया, यहाँ से स्ट्रीम बाहर। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या चीज़ देखिए, हम लोग क्या क्या एजम्पशन किए इसमें, एजम्पशन क्या क्या है। देखिए डेटम का हाइट लगभग सेम है, Z1 इक्वल टू Z2, इंसुलेटेड होने के कारण यू ट्रांसफर जीरो। और क्या है, टरबाइन का काम क्या होता है, कोई बताए टरबाइन क्या करता है, किसी को कुछ पता हो टरबाइन का क्या काम होता है। एनर्जी प्रोड्यूस करना सर। एनर्जी प्रोड्यूस करता मतलब क्या था, कुछ वर्क डन करता है तब नहीं एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे वर्क डन का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस 1। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, डेटम सेम हो गया तो ये जीरो हो गया। टरबाइन के द्वारा तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव ही होगा सर। हाँ, हमेशा पॉजिटिव होगा, सही बात है, ये हमें पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या इंसुलेटेड है तो Q जीरो। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है, वर्क आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्क करेगा ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के। ठीक है, तो इसमें क्या बात है, मैसेज किए, और इसमें हम लोग क्या मान लिए कि जो, देखिए इसमें क्या है एजम्पशन, और एक एजम्पशन है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नेगलेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे C1 वेलोसिटी से जो आया था तो C2 वेलोसिटी क्या होगा, लगभग सेम होगा, C1 इक्वल टू C2। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी से स्टीम अंदर आया था लगभग वही वेलोसिटी से बाहर गया, ये जीरो हो जाएगा कि नहीं। जैसे Z1 इक्वल टू Z2 है, वैसे C1 इक्वल टू C2 हो गया। फॉर्मूला क्या बचा, H1 इक्वल टू H2 प्लस W बचा कि नहीं, W क्या हुआ, H1 माइनस H2 हुआ कि नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर।
अब देखिए H2 को कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर के टर्म में Cp T1 माइनस Cp T2। देखिए हम लोग को क्या टरबाइन के इनलेट का टेम्परेचर पता रहेगा, आउटलेट का टेम्परेचर पता रहेगा। हाँ बोल। टरबाइन में C1 और C2 इक्वल कहाँ रहता है? कुछ डिफरेंस होता है इनलेट और आउटलेट? देखिए ये सब क्या है, इसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में, ठीक है, दिया है अलग अलग वैल्यू, तो आप क्या करिएगा, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, T1 को लेके चलना है। देखिए ये जो आपको देखिए ये जो चीज़ है ना, ये हम सब आइडियल केस में लेके चल रहे हैं। हम मान के चल रहे कि हाँ इसका वेलोसिटी सेम होगा, इसका हाइट दोनों का सेम होगा, जबकि अलग अलग का टरबाइन तो बहुत बड़ा होता है, तो हाइट में डिफरेंस भी होता है। केनेडम ठीक। कारण में इसको डेरिवेटिव करने के लिए अति करना नेगलेक्ट करना पड़ता हाँ नहीं देखिए न्यूमेरिकल आया आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है, यदि बोल रहा है कि आइडियल लेके चलना है तभी सब नेग्लेक्ट करके चलिए। ठीक है, यदि न्यूमेरिकल में वेलोसिटी इनलेट पे दिया हुआ है, वेलोसिटी आउटपुट पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है T1 T2 को, समझ में आया। यदि हाइट दिया हुआ तो हाइट का भी वैल्यू पुट करना है। मान लीजिए Q भी दिया हुआ कि चलिए ये इंसुलेटेड नहीं है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो Q का भी वैल्यू पुट करना है। मतलब सीधा सा बात है, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, और इसमें जो चीज़ दिया हुआ है वेलोसिटी इनलेट दिया तो कहने उसका का वैल्यू। मतलब ये तो एक ऑथेंटिक इक्वेशन होगा, फिर हाँ। एजम्पशन। हाँ एजम्पशन, हाँ ऑथेंटिक इक्वेशन ये वाला है जो दिख रहा है ना, ये पूरा ऑथेंटिक इक्वेशन है, और इसमें एजम्पशन ले लेके आपको करना है। ठीक है, ये सब आइडियल केस में देखिए क्या है, एजम्पशन है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हम नेग्लेक्ट करके पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर दिए और इंसुलेट कर दिए, तो इससे ये आया कि नहीं, ये अभी अभी डिराइव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ठीक है चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आते कंप्रेस। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर ये PDF सर ये लोड कर दीजिएगा सर इन नोट्स का। एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है, अभी तुरंत समझे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है किसी को पता है कंप्रेसर, या फिर इसको डेली लाइफ में हम लोग इसको और एक चीज़ बोलते हैं पंप। पंप जानते हैं कि नहीं, पंप देखते हैं कि यस सर। तो पंप क्या करता है जल्दी बताइए। मान लीजिए ये पंप है, पानी निकलता है। पानी निकलता है सर, पानी फ्लो करता है सर, लिक्विड को फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पानी खींच के कहीं ऊपर हाइट में पहुँचाता है कि नहीं, पहुंचाता है सर। ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हम लोग पानी पहुंचाने के लिए इसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है सर। हाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, तो यहाँ पे क्या हम लोग वर्क देते होंगे तब ना ये पंप चालू होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। यस सर। इसमें जैसे टरबाइन हम लोग को वर्क देता है, पंप क्या वर्क लेता है कि नहीं हम लोग, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, वर्क ये हम लोग को वर्क इनपुट देना पड़ रहा है इसमें, ये क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। जैसे टरबाइन था, मान लीजिए टरबाइन है, तो टरबाइन में क्या था, वर्क निकलता था, ठीक है, और पंप में क्या था, वर्क देना पड़ता था। जस्ट इसका उल्टा केस हो गया कि नहीं, पंप क्या हुआ जस्ट ऑपोजिट। इसमें क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, यदि सब एजम्पशन हम ले लिए तो इसमें क्या होगा, जैसे H1 प्लस T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q H2 प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन। ठीक है, अब मान लीजिए ये इंसुलेटेड है, ये दोनों का हाइट एटम से, मान लीजिए इनलेट का हाइट Z1 और Z2 सेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हीट नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है 0। ठीक है, मान लेते हैं, जैसे कैसे मानते हैं, वेलोसिटी दोनों का इनलेट आउटलेट में सेम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे तो ये वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताइए। नेगेटिव होगा सर। यहाँ नेगेटिव होगा तो माइनस W होगा कि नहीं होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1। क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे टरबाइन में H1 माइनस H2 हुआ, तो पंप में क्या होगा, H2 माइनस H1 होगा कि नहीं, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यस सर। क्लियर है, चलिए ये हो गया कंप्रेसर। अब आते हैं, ये देखिए अब आते हैं बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है, बहुत बार आप लोग बोलते हैं बॉयलर क्या चीज़ होता है, ये बताइए। हीट एक्सचेंज करता है सर। ठीक है, देखिए मान लीजिए बॉयलर है, यहाँ पे हम लोग हीट देते हैं इसको, यहाँ पे मान लीजिए स्टीम, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टीम जनरेट करता है कि नहीं करता है, यहाँ पे वाटर आता है और ये स्टीम जनरेट करता है, ये फिर बाहर स्टीम को भेज देता है टरबाइन पे, ठीक ना। इसके बाद ये टरबाइन में जाता है। हम लोग फोकस कर रहे हैं ये बॉयलर पे। बॉयलर का क्या काम है, ये इसमें क्या क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये
बॉयलर। इसमें हम लोग मान लिए ये डेटम से देखिए एजम्पशन के साथ हाइट सेम है, इनलेट आउटपुट का Z1 Z2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस बॉयलर का मेन पर्पज क्या है, हीट देना। ये क्या करेगा, हीट बाहर देगा कि नहीं देगा, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसमें क्यू, इसमें तो हम लोग इंसुलेटेड नहीं मान सकते, इसमें क्या है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, क्यू करना मतलब हीट देना, इसमें क्यू होगा। मगर इसमें वर्क होगा कि नहीं, वर्क हो जाएगा जीरो एजम्पशन के साथ। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। बॉयलर का मेन पर्पज क्या होता है, हीट करना कोई चीज़ को। इसमें क्यू का वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा, क्यू को जीरो मान सकते हैं हम लोग इसमें, ये बताइए कि क्यू का कुछ वैल्यू होगा। देखिए क्यू का कुछ वैल्यू होगा ना, देखिए इसमें क्या क्या जीरो हो जाएगा, इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा, कुछ वर्क नहीं करता है, सिर्फ इसमें हीट देना है इसका काम। काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इलेक्ट में हम जीरो मान लिए, पोटेंशियल में दोनों का हाइट का डिफरेंस हम लोग जीरो मान लिए। ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो ये भी गया। और इसमें क्या वर्क जीरो हो गया, तो इसमें क्या होगा H1 प्लस क्यू प्लस H2। ये समझ में आया कि नहीं, ये कैसे हुआ, क्या क्या बचा, सिर्फ H बचा, क्यू बचा और H2 बचा। ठीक है, और इसमें ये बताइए क्यू का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मैं बता सकता। मतलब इसमें हम लोग बॉयलर में क्या रहता है, हीट देते हैं ना गर्म करने के लिए, क्लियर है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे वाटर है तो हम लोग को हीट देना पड़ता है, तो बॉयलर क्या करता है, हीट देता है, तो हीट इनपुट टू द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2, बाकी सब नेगलेक्ट हो गया। इसमें आपसे क्या पूछेगा कि क्यू का वैल्यू निकालिए, H2 माइनस H2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन थोड़ा आप लोगों को एक बार देखना होगा नोट्स में, ठीक है, बाकी सब हम समझा दे रहे हैं लगभग। क्या क्या एजम्पशन है, देखिए एजम्पशन क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नो वर्क इंटरेक्शन, वर्क डन जीरो। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं। अब आते थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग पता क्या होता है, थ्रॉटलिंग के बारे में कोई सुना है, मुझको तो नहीं लगता कि सुने हैं। थ्रॉटलिंग मैक्सिमम एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, क्योंकि बहुत थ्रॉटलिंग डिवाइस। देखिए थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होता है, मान लीजिए ये एसी है, एसी है ना, एसी के अंदर क्या होगा, ये डिवाइस है, यहाँ पे लगा रहता है आपका कंडेंसर। इतना नहीं जानना आप लोग, तो थोड़ी ये आप लोग ज़्यादा ही हो जाए। थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, ये सीधा सा बात है, थ्रॉटलिंग ऐसा होता है, देखिए फ्लो थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पासेज पार्शियली ओपन वॉल ओरस प्लग एक्सेट्रा इज नोन एज थ्रॉटलिंग। सीधा सा आपको याद करना है ना, इसमें सब चीज़ जीरो, H1 इज इक्वल टू H2। इसका मतलब क्या है, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, कोई वर्क इंट्रैक्शन भी नहीं होता, कोई हीट इंट्रैक्शन भी नहीं होता। इसका मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सब जीरो हो जाता है। यही इसका खास बात है, यही एग्जाम में भी पूछते हैं। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होता है, जिसमें इंथैल्पी एट इंट्रेंस इज इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट। ये क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। थ्रॉटलिंग एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इंथैल्पी जो रहता है इनलेट और आउटलेट में सेम रहता है। क्लियर। डिवाइस को कहाँ यूज करते हैं सर? ये एसी में यूज करते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं ना, ये कोई सिलेबस में नहीं, और आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। आप लोगों का चैप्टर में एयर रेफ्रिजरेशन भी एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें आएगा थ्रॉटलिंग। सीधा सा बात है, देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पे होता है कंडेंसर, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर आप देखें जो बाहर में बिल्डिंग में लगा रहता है व्हाइट कलर का, जो बाहर में दिखता है, यस सर। ठीक है, वो होता है कंप्रेसर। यहाँ पे होता है एसी इक्विपमेंट, जो अंदर में आप लोगों को एसी देखे जो एक बड़ा सा अंदर में लगा रहता है रूम में, ऐसे व्हाइट कलर का चीज़ जो यहाँ पे लगा, ठीक है, जहाँ से ठंडा हवा में कुछ निकलता है, इसको बोलते हैं एसी इक्विपमेंट। और यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। यहाँ पे डिवाइस लगा रहता है, इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस, ठीक है। यहाँ देखिए फ्लो कैसे होता है, यहाँ से आपका शरीर से हीट लिया, ठीक है, आपको ठंडा करना तो हीट लेना पड़ेगा, हीट लिया। कंप्रेसर क्या रेफ्रिजरेंट होता है अंदर, एक लिक्विड, उसको कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ाता है। कंडेंसर क्या करता है, हीट बाहर फेंक देता है इन्वायरमेंट में। कभी देखे हैं कंडेंसर के बाहर में, जो बाहर में लगा रहता है, फैन रहता है सर, फैन रहता है, उसके बाहर में जाके खड़ा होता है तो देखिएगा एकदम गरम हवा मारेगा, ठीक है। कभी देखिएगा ये क्या करता है, अंदर का जो हीट होता है ना, उसको बाहर फेंकता है, ठीक है। फिर क्या आता है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस में आता है,
फिर वापस ये साइकिल चलते रहते। ये अभी पढ़ाएंगे एसी आएगा ना सर। अभी बस इतना समझिए कि थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होता है, इसमें इंथैल्पी इंट्रेंस इज इक्वल टू इंथैल्पी आउटलेट। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्लास हो Yes, sir. गया टाइम। अटेंडेंस नहीं सर, अटेंडेंस नहीं और पीडीएफ भेज दीजिए पीडीएफ भेज दे रहे हैं। कुछ तो क्लियर हुआ होगा 10% 20%। बहुत ज़्यादा हुआ। मानते थोड़ा डिफिकल्ट है मगर कोशिश करना पड़ेगा, क्या करें। ठीक ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1:30 में। ठीक।